आप सभी का स्वागत है यूपी प्लस पीईटी में सामान्य अध्ययन में। आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 11। इससे पहले हमने आपको 10 मॉडल पेपर करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उन 10 को जरूर देखिएगा। और आखिरी में आप हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक आसान से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करा कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है साथियों इतिहासकार, और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि पतन का क्या कारण था। यानी एक तरफ दिया हुआ व्यक्ति या इतिहासकार, दूसरी सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। और आपसे बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मैके और मार्शल ने कहा कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जबकि ऑरेल स्टाइन ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, ये भी बात सही है। के यू आर कैनेडी नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण यह जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जबकि यम दिमित्रदेव, इन्होंने क्या कहा हुआ है, इन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के कारण यानी पर्यावरण परिवर्तन के कारण साथियों ये हुआ था। तो ये बात जो है यहाँ पे महामारी इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बताया पर्यावरण परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। तो यही वाला विकल्प हमारा गलत है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला विकल्प हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए पतन के कारणों को देख लीजिएगा। मैके और मार्शल ने कहा कि बाढ़ के कारण। अच्छा, ऐसे भी आपसे सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, तो इनमें से किसी का नाम देगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन, दो लोग का नाम याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन, एन घोष या एम दिमित्रेदेव। ठीक है, जबकि भूतात्विक परिवर्तन एम आर साहनी ने ऐसा किया था। के यू आर कैनेडी ने बोला था प्राकृतिक आपदा, जबकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा था कि आर्यों ने आक्रमण किया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। बौद्ध धर्म में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए मध्यम मार्ग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया था। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा जो होगा आपका सी। ठीक है, देखिए समझते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि अष्टांगिक मार्ग, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, इसीलिए आप कंटिन्यू 10 वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपका पूरा सेशन तैयार हो जाएगा, यानी कंप्लीट सिलेबस आपका मतलब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि बौद्ध मतलब धर्म में कहा गया है कि अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन से ही व्यक्ति जो है निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। अगर आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर लेंगे तो आप निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करना है तो इसके लिए आप मध्यम मार्ग को अपनाइए, यानी मध्यम प्रतिपदा को अपनाइए। तो ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे कि निर्वाण के लिए बौद्ध धर्म में किसे अपनाया गया, तो मध्यम प्रतिपदा को अपनाया गया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार और नैतिक जीवन पर बल दिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार 10 सीलों का अनुसरण ही नैतिक जीवन है। तो बौद्ध धर्म में 10 सील दिए गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए हैं। हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि नैतिक जीवन का आधार बताने के लिए बौद्ध धर्म में कितने सील हैं, तो 10 सील हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, फिर इन 10 सीलों को हम क्या बोलते हैं, शिक्षा पद कहते हैं। तो जो साधु जो महात्मा इन 10 सीलों को प्राप्त कर लेता था वो साथियों शिक्षा पद हो जाता था। ठीक है, याद रखिएगा 10 सीलों को ही शिक्षा पद कहा गया है। जो बौद्ध संघ है, तो आपको पता है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, जिसका नाम था बुद्ध, धम्म और संघ। तो इनमें से ये जो संघ वाला पार्ट है यही आपका बौद्ध संघ है, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का भाग होता है। बौद्ध धर्म का जो संगठन था यानी जो संघ था वह गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था, यानी जो बौद्ध संघ है साथियों याद रखिएगा वह गणतांत्रिक प्रणाली पर बेस्ड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डायमेक्स नामक राजदूत किसके शासन के काल में आया था। तो पहली बात तो डायमेक्स किसका राजदूत था, तो याद रखेंगे सीरिया के शासक हैं एंटियोकस प्रथम, इन्हीं का राजदूत है। और डायरेक्ट पूछेगा किसके शासन काल में आया था, तो याद रखेंगे बिंदुसार के समय में ये भाई साहब आते हैं। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, बी हो जाएगा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए समझिए मौर्य साम्राज्य को लेकर के बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का 3 नाम हमें देखने को मिलता है। इसको सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस, ये तीनों के तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, इन दोनों के मध्य में 305 से 304 ईसा पूर्व के मध्य में लड़ाई लड़ा जाता है। हालांकि यह लड़ाई निर्णायक नहीं होता है, अंत में सेल्यूकस निकेटर ने 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य से जो है समझौता कर लेता है।
और अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे बात अगर हम बिंदुसार की करेंगे तो बिंदुसार इसे जो है अमित्र चेटस या फिर अमित्र घात कहा जाता है। ऐसा सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि अमित्र चेटस या अमित्र घात किसे कहा गया, तो ये बिंदुसार को कहा गया। और इसे यूनानी जो है अमित्र चेटस कहते थे, क्योंकि इसे कहा जाता था, अमित्र चेटस का अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, बिंदुसार को ही सैन्यसेन भी कहा गया है, याद रखिएगा। हेमचंद्र जो कि एक लेखक हैं, इन्हीं का किताब है, आपको याद होगा परशिष्ट परमन, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया। ठीक है, तो परशिष्ट परमन में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है, तो ध्यान रखेंगे दुर्धरा कौन है, तो माता है बिंदुसार की। ठीक है, अब बिंदुसार के समय में ही सीरिया के शासक थे एंटियोक्स प्रथम, और एंटियोक्स प्रथम ने डायमेक्स नामक राजदूत अपना भेजा था। यहीं पर मिस्र के शासक हैं टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फ्स, इन्होंने डायनुसिस नामक अपने राजदूत को भेजा है बिंदुसार के समय में। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है, कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम की रचना की थी। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि भरहुत स्तूप साथियों यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, बिल्कुल कराया था, सही है। और कालिदास का बुक है मालविकाग्नि मित्रम, ये भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका सी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिए कहाँ पे है भरहुत स्तूप, तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, सतना। किसने निर्माण कराया, पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी खोज कब हुई थी, 1873 में की गई थी। किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, कालिदास की बात करेंगे तो इन्होंने मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि अग्निमित्र के समय में यवन ने भारत पर आक्रमण किया था। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, एक पॉइंट और याद रखिएगा, शुंग वंश के अंतिम शासक है देवभूति, जिनकी हत्या कर देते हैं इनके मंत्री वसुदेव। और वसुदेव देवभूति की हत्या करके शुंग वंश की जगह पे एक नया वंश की स्थापना करेंगे, जिसका नाम होगा साथियों कण्व वंश। ठीक है, तो ये सब याद रखिए, ये सब मौर्योत्तर काल में आएंगे। जब हम मौर्योत्तर काल को पढ़ाएंगे तो ये मौर्योत्तर काल में भारत के शासक हैं। शुंग वंश पहले आता है, तो ये भारत के शासक हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, इसका नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगला, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब की गई थी, तो आपको पता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है, और इसकी हत्या 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन मतलब गलती से क्या कहते हैं, जानबूझ के लेकिन धोखे से कर देता है। तो 20 जुलाई 1296 को इसकी हत्या की जाती है जलालुद्दीन खिलजी की। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। यह बहुत ही उदार शासक था। कैसा उदार शासक था, बहुत ज्यादा ही उदार था, लोगों के प्रति उदारता का प्रेम का भावना रखता था जलालुद्दीन, उतना खतरनाक। आगे देखेंगे, सॉरी अलाउद्दीन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे तो गुलाम वंश के शासक थे कैकुबाद। अब जानते हैं कैकुबाद के बाद शासक कौन बना था, तो आप कहोगे कयूमर्स। तो जो कयूमर्स है यह गुलाम वंश का अंतिम शासक है, पीछे वाली वीडियो में हमने बताया। कैकुबाद ने क्या किया था, कैकुबाद के समय में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसके दरबार में था, तो कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी है। तो ये बात भी याद रखना होगा कि शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिला हुआ है। 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण होता है। किलोखरी माने किलोगढ़ के महल में इसका राज्यारोहण होता है। बर्नी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में लिखता है कि वह एक चींटी को भी नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था, मतलब इतना ज्यादा उदार था। तो अगर आपसे सीधे पूछ ले कि यह स्टेटमेंट किसके बारे में कहा गया है, तो आपका जवाब होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसके समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने 1292 ईस्वी में आक्रमण किया था, लेकिन मंगोल पराजित हुए थे, ये भी याद रखना होगा। 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। मंगोलों से लड़ने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा था। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि 20 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी करेगा, और अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गद्दी पर बैठेगा। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब की गई थी, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो बहुत ज्यादा पूछा जाता था। तो आप जानते थे 1875 यानी 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जाती है। संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका पहला ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करेंगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की, तो 1875 में इसकी स्थापना होती है। सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक हैं। यह 1878 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया, मतलब यही चीज आगे चल के 1920 में इसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, संसद के द्वारा।
सर सैयद अहमद खान आप जानते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी भी शामिल नहीं होते हैं साथियों, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब विरोध भी करते हैं। इसी के विरोध में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान और बनारस के एक राजा थे, उन्होंने मिलकर के यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसकी स्थापना कब की गई 1888 में, किसके द्वारा किया गया, सर सैयद अहमद खान में, और एक बनारस के राजा थे पर उनका नाम भगवान दास शायद था, पर उनका नाम हमसे नहीं पूछता। यही पूछेगा कि यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है, तो 1888 में। आज जानते हैं किस तरह से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है, उसी के 3 साल बाद ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखेंगे इसको। अगला, बरदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी बरदौली पहुंचे, ये बात भी सही है। इस सत्याग्रह में महिलाओं की भूमिका नगण्य थी, ये बात गलत है, क्योंकि बरदौली सत्याग्रह में महिलाओं की भूमिका बहुत व्यापक रूप में थी, आप जानते हैं। तो 1 और 2 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी अगर डी दिया हुआ है तो बिल्कुल ही सही जवाब है साथियों। ठीक है, डी ही दिया हुआ है। बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो आप जानते हैं 1928 यानी 1928 में यह आंदोलन होता है, और इस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से 4 फरवरी 1928 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वह बारदौली पहुंचते हैं साथियों। आगे चल के अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदौली पहुंचते हैं और कहते हैं सरकार से कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप गिरफ्तार करते हैं तो मैं किसानों के साथ मिलकर के बहुत बड़ा आंदोलन कर दूंगा। तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, रिजॉल्व कर दिया जाता है। बारदौली किसानों को टैक्स कर को लेकर के, कर बढ़ोतरी को लेकर के यहाँ पे हंगामा हो रहा था। इसमें बहुत सारी महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, और इसी आंदोलन में आप जानते हैं कि महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस कारण से ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था? अच्छा, आप जानते हैं 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो चुका था। तो पूछ रहा है कि 1907 में वायसराय कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, उस समय लॉर्ड मिंटो सेकंड वायसराय होता है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय साथियों, लॉर्ड मिंटो सेकंड उसमें वायसराय है 1907 में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय है जिस जब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, सॉरी, सूरत अधिवेशन में विभाजन होगा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब मिंटो के समय में कुछ घटनाएं आप जानते हैं। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906। अच्छा, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नहीं है, पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आया। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1924 में की जाती है साथियों। ये ढाका में मुस्लिम लीग बना है, वो अलग की पार्टी थी, पर ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में आप जानते हैं कांग्रेस के द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया था, और आपको पता होगा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो साथियों इस पॉइंट को याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। 1907 में आप जानते हैं सूरत अधिवेशन हुआ है, जिसमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में क्या हो जाता है, विभाजन होता है, और यहाँ पे साथियों नरम दल और गरम दल में जो है यह टूट जाता है। अब देखिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही जरूरत है। ठीक है, 1908 में इसी के समय में, किसके समय में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में प्रेस एक्ट यानी समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को एक व्यक्ति है मदन लाल ढींगरा, इनके द्वारा कर्नल वायली की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है और गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं, बात सही है। 1905 में लाला लाजपत राय ने अपने भाषण में सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा आपका सी वाला स्टेटमेंट, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है साथियों। ठीक है, बात करेंगे 1905 ईस्वी में, तो कांग्रेस का अधिवेशन आप जानते हैं बनारस में हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की है। 1905 में ही लाला लाजपत राय ने अपने भाषण में सत्याग्रह को अपनाने की बात की हुई है। 1906 में आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, और पहली बार यहाँ पे स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा जाता है। दिसंबर 1911 में जानते हैं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं, और यहीं पर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है, और इस दिल्ली दरबार के दौरान याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग हमारे यहाँ पे वायसराय होगा। लॉर्ड हार्डिंग सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन को रद्द करने का बात करता है 12 दिसंबर 1911 को। इसी 12 दिसंबर 1911 को आप याद रखिएगा कि भारत की राजधानी अब जो है वह साथियों दिल्ली बनाई जाएगी। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब बनाई गई है, तो 12 दिसंबर 1911 को बनाया गया।
इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन करा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? ये गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, है ना? ये प्रश्न गलत हो गया है, कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसे हम सही कर लेंगे बाद में चल के। अगर आप साथियों पीडीएफ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ का सब बाय कर लीजिएगा। 10 टेस्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 10 टेस्ट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं। मतलब इसे आप डाउनलोड करा के तुरंत जाकर के प्रिंट करा सकते हैं। 10 दिन आप इसका 10 टेस्ट का रिवीजन करिएगा। इसके साथ हम आपको यहाँ पे टेस्ट 11 भी अभी भेज देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम 20 टेस्ट तक पूरा का पूरा लेकर जाएं। अगर 20 नहीं होता है तो 15 में तो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन 5 टेस्ट हम एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश, तो 15 तो आपको 100% साथियों मिल जाएगा। 10 आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमारा ये टेस्ट सीरीज आपको 10 के 10 मिल जाएगा। बहुत ही नॉर्मल और मिनिमाइज चार्ज है इसका साथियों, और ये चार्ज इसलिए है क्योंकि इसको प्रिंट मोड में हमें बनवाना पड़ता है, नहीं तो हम एक भी पैसा किसी से जहाँ पे चार्ज करने वाले नहीं है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 888716 810, ठीक है। तो मैसेज करेंगे और यहाँ पे याद रखिएगा साहब, इसका जो फीस लगाया गया है ना वो एकदम फिक्स प्राइस है, इससे ना कम होगा ना बेसी होगा, यह इसका प्राइस है। तो 888716 810 इस नंबर है। आप बस कह दिए सर हमको पीडी का पीडीएफ चाहिए, ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको तुरंत व्हाट्सएप बस करिएगा 888716 810। ये भाई साहब जो पीडीएफ बना रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का नंबर आपको तुरंत जो है वो मिल जाएगा। हमारे ही नाम से चला रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको तुरंत प्रिंट आउट कर लेना। 16-16, 20-20 पेज का मुझे लगता है एक एक टेस्ट होगा, और आप आने वाले 10 दिन तक इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए पहला, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको जो मतलब और भी पीडीएफ भेजता रहूंगा, उसे भी आप जो है डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए बात करेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो आप जानते हैं मार्च 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। संस्थापक इसके सुभाष चंद्र बोस। मार्च 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था और वहां पे इन्होंने इसका इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी हुई है। 1947 में फॉरवर्ड ब्लॉक ने शक्ति के हस्तांतरण को झूठे शक्ति हस्तांतरण की संख्या दी है। तो हमारे लिए इतना नहीं जरूरी, हमारे लिए यही बस मार्च 1939 वाली बात जरूरी है साथियों। आगे, अलमाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी से संबंधित है आपका अलमाटी परियोजना? तो आप जानते हैं साथियों जो अलमाटी परियोजना है यह बनाया गया है कृष्णा नदी पर, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चुन रहे हैं आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे कृष्णा नदी को लेकर के, तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं महाबालेश्वर की पहाड़ी है, और वही महाबालेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी साथियों निकलती है, और निकल करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर के यह नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आप देखेंगे तो कर्नाटक में इसी पर अलमाटी परियोजना बनाया गया है, जबकि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी उठा रही है। जबकि मंजरा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है साथियों, वहां पे बना है श्री सैलम परियोजना। अन्य सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो भीमा नदी, कोयना नदी, मूसी नदी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये जो है अन्य कुछ सहायक नदियां हैं जो कि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा या राज्य से संबंधित सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है दर्रा और दूसरी तरफ दिया हुआ है साथियों उसका राज्य, ठीक है। तो अगर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे रोहतांग दर्रा, अगर डी वाले विकल्प पे आप ध्यान रखिए तो साथियों आप जानते हैं रोहतांग दर्रा यह जो है यहाँ पे नहीं पड़ता है साथियों, ठीक है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में ये दर्रा नहीं है साथियों, क्योंकि ये आपका हिमाचल प्रदेश का दर्रा है। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा राइट आंसर। रोहतांग दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो साथियों यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो डी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये दर्रे हैं जिनको एक शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे तो इसमें नीति दर्रा, माना दर्रा, थांगला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मोलिंगला दर्रा ये शामिल है। जबकि नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में सेरा दर्रा, बौंडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसार दर्रा, लेखापानी दर्रा है। मणिपुर में आपका तुजू दर्रा है, महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है, केरल में आपका पालघाट दर्रा है साथियों, हिमाचल प्रदेश में आप शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लासला दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा है। लद्दाख में जानते हैं आप लोग खारलांग दर्रा, लानकला, छकला, हिमिसला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा शामिल है। तो ये कुछ दर्रे हैं जिनका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, याद कर लेंगे, पेपर में एक क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी सब्जी के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे कौन सा राज्य साथियों आता है? तो आप जानते हैं हमारा जो उत्तर प्रदेश है, वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है यह कुल सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर है भारत के अंदर अन्य राज्यों की अपेक्षा करें। तो पहला हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब यानी राइट आंसर, ठीक है। अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो अन्य सब्जियों में तो सेकंड नंबर पे कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल, फिर थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है, जबकि टमाटर का मैक्सिमम उत्पादन ये मध्य प्रदेश करता है।
आलू का मैक्सिमम उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, प्याज का मैक्सिमम उत्पादन महाराष्ट्र, मटर का मैक्सिमम उत्पादन हमारा उत्तर प्रदेश करता है। तो पहले वाला याद रखिएगा, दूसरा तीसरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा पीसीएस का एग्जाम नहीं है। बस पहले वाला याद रखिए, कुल सब्जी हमारा उत्तर प्रदेश है, टमाटर में मध्य प्रदेश है, आलू में उत्तर प्रदेश है, प्याज के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है, जबकि मटर के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश है। और अगर समय बचेगा तो एक निगाह देख लेंगे सेकंड वाला भी, है ना। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का शीर्ष उत्पादक है, यानी कॉपर का प्रोडक्शन यानी उत्पादन में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन सा राज्य पड़ता है। तो आप जानते हैं तांबा का शीर्ष प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पहले पे आता है, दूसरे पर आपका राजस्थान आता है, तीसरे पर आपका झारखंड आता है। तो पहले पर आपका मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर आपका झारखंड। तो पहले पर मध्य प्रदेश, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ खनिज में भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि तांबे का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश। स्फेटिक का तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान, ये सब मत याद करिए फर्स्ट केवल। रॉक फास्फेट का ये भी राजस्थान, टीन का ये छत्तीसगढ़, जिंक का राजस्थान, डोलोमाइट का आंध्र प्रदेश और डोनाइट का ये कर्नाटका। तो पहले का याद रख लेंगे, बाकी अगर उत्तर प्रदेश कहीं होता तो हम अन्य को भी देखते हैं। भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के स्थापित क्षमता में किस स्थान पे है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्तर पे भारत नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पे है। तो साथियों यहाँ पे याद रखेंगे, भारत इस मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पे है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अगर देखा जाएगा तो अभी हाल ही में ये जो अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, इसके द्वारा जारी किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2025, और इसमें बताया गया कि भारत जो है वो विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पे है। भारत में अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो चौथे स्थान पे इसमें भी आता है, यानी विश्व में हम पवन ऊर्जा के मामले में चौथे स्थान पे हैं। सौर ऊर्जा के मामले में हम साथियों तीसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा के मामले में हम दूसरे स्थान पे, बल्कि सौर ऊर्जा के बाद हम तीसरे, चाइना पहले पे है, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे भारत आता है सोलर पावर प्लांट को लेकर के। ठीक है, अब जानते हैं प्राकृतिक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आप कौन कौन होता है। तो लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत, ये सभी के सभी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है। भारत में एक असंवैधानिक निकाय है, मतलब वो संविधान में नहीं है। तो आप जानते हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो देखिए वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, निर्वाचन आयोग भी है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह जो है संसद के द्वारा 1993 में लाया जाता है, तो ये जो है साथियों नहीं हो जाएगा। डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो आप जानते हैं इसका गठन कब किया गया। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत साथियों इसका गठन किया जाता है। अतः यह एक असंवैधानिक यानी गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जबकि बात करेंगे हम राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1992 में किया जाता है, और यह एक साथियों वैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पे मतलब शेष निकाय है महिलाओं को लेकर के। ठीक है, भारत सरकार की जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, वह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, माने इन्हीं की देख रेख में काम होता है इनका। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो साथियों इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीक्षण के तहत कार्य करता है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो किसके तहत काम करेगा, आप खुद ही सोच सकते हैं, कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के तहत काम करता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ये कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करता है। डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे हम मतलब सीबीआई की, यानी केंद्रीय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की। यह कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीक्षण के तहत काम करता है। सीबीआई को अन्वेषण करने की शक्ति कहां से मिली हुई है, तो दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत मिला हुआ है। इसका आदर्श वाक्य होता है साथियों उद्यम, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता। डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि यह किसका आदर्श वाक्य है, तो आपका जवाब होगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का आदर्श वाक्य है साथियों। ठीक है, अगला सवाल है, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था, यानी कौन सा उपबंध जोड़ा गया था। तो अगर आप देखेंगे इनमें से साथियों वैसे जोड़े थे कई सारे प्रोविजन थे, पर इनमें से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन अधिनियम आप जानते हैं 1951 में हो जाता है, और इसमें जो है 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, आप जानते हैं इसी में जोड़ा जाता है आर्टिकल 31 क। ठीक है, जो संपत्ति से संबंधित है।
इसी में जोड़ा जाता है साथियों आर्टिकल 31 ख और जोड़ा जाता है इसमें 9वीं अनुसूची। तो ये तीनों चीज इसमें जोड़े जाते हैं। आपसे इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो 31 क, 31 ख और 9वीं अनुसूची ये पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है ये भी आपसे पूछा सकता है। तो वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है, इसको रट लीजिएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम है, तो जवाब होगा 284। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा गया था कि एक ही व्यक्ति यानी एक ही पर्सन को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये भी बात कई बार पूछा गया कौन से संविधान संशोधन में ये बात कही गई, तो सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में ये बात कही गई थी साथियों। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आप जानते हैं, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के रूप में हम जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है। अगला, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसका विषय है। आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक मतलब शक्तियों को बांटा गया है साथियों। केंद्र और राज्य के मध्य में 3 सूचियों की बात की जाती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो पुलिस और जो सार्वजनिक व्यवस्था ये सब काम यह राज्य सूची का विषय होता है इसमें। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट राज्य सूची के विषय हैं, वैसे तो हैं कई पर ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि पर आयकर यानी कृषि पर कर, सहकारी समितियां, स्वच्छता, राजस्व उद्देश्य के लिए सर्वेक्षण, बाजार और मेले, भूमि राजस्व कर, भूमि और भवन पर कर, वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा, पथ कर। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में घुमा घुमा के आते हैं। तो इन सब का संबंध जो है वो राज्य सूची के विषय से है, यानी इस पर केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाती है। निम्नलिखित में से किसे समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार है। आप सभी को पता है समवर्ती सूची में अगर कोई मुद्दा है तो उस पर कानून हमारे संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। समवर्ती सूची का उल्लेखित विषयों पर केंद्र और राज्य जो बात समवर्ती सूची पर होगा, इनमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कहीं कानून बनाया और दोनों के कानून में टकराव हो जाता है, तो उस समय केंद्रीय विधि जो है वो राज्य विधि पर भारी हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार की विधि मान ली जाती है, राज्य सरकार की विधि वहां पे नहीं मानी जाती है। समवर्ती सूची में पूछता है कि मूल रूप से कितने विषय थे, तो साथियों मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में आप पाएंगे तो यहाँ पे 52 विषय आपके शामिल है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले सवाल की बात करेंगे। करा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, यानी कहाँ पे है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद साथियों पड़ेगा लखनऊ में, यानी प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका होगा डी, चौथा हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसकी स्थापना 1989 में यानी 1989 में होती है और यह जो है कहाँ पे है, लखनऊ में है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश कृषक समृद्धि आयोग बना था, जिसमें योगी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। नवंबर 2017 में इसको बनाया गया था। आयोग ने जम के पैसा लिया, पर काम क्या किया वो आप सब जानते हैं। नेफेड की बात करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। तो आपने बार बार इसका नाम तो सुना होगा, बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। ठीक है। नेफेड यह क्या करता है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना, मतलब उसी का नाम नेफेड का है। 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की जाती है नेफेड की। भैया नेफेड का काम क्या है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है, जिसका प्रमुख कार्य होगा चुनी हुई कृषि वस्तुओं का ये प्रबंधन करेगा, उसका वितरण करेगा और उसका निर्यात करेगा। निर्यात तथा आयात करना, ये दोनों काम होता है साथियों नेफेड का काम। ठीक है। हालांकि हमसे यही पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1958 को की जाती है, याद रखेंगे। भारत में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो भारत में कैसी बेरोजगारी है, आप जानते हैं भारत के अंतर्गत संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ज्यादातर कैसी बेरोजगारी है साथियों, संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इस बेरोजगारी में क्या होता है साथियों कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ डिग्री तो लोग धारण किए हुए हैं, लेकिन उनके अनुरूप मतलब कि रोजगार के अनुरूप उनको रोजगार नहीं मिल जाता है। जैसा उनको रोजगार चाहिए भारत में, ऐसा उनको रोजगार नहीं मिलता। तो ये हो गया साथी संरचनात्मक बेरोजगारी। आप जानते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री रखे हुए पर उनको नौकरी नहीं मिल रही। तो ये हमारे भारत में इस तरह की बेरोजगारी देखने को ज्यादा मिलती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है। तो डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अन्य बेरोजगारी प्रकार में एक बेरोजगारी का प्रकार होता है साथियों प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में होता क्या है कि लोग काम तो करते हैं, लेकिन काम करने पर जो उनका श्रम का जो सीमांत उत्पादकता होता है वो शून्य होता है। इसका क्या मतलब, मान लीजिए कि कहीं 10 लोग का जरूरत है, वहां पे 20 लोग मिलकर के काम करेंगे,
तो भाई 10 लोग भी वही उसी काम को कर सकते थे जिस काम को 20 लोग मिलकर करेंगे। तो इसका मतलब है कि इनका अगर आप देखेंगे कि श्रम का सीमांत उत्पादकता तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि 10 लोग तो साथियों फालतू लगे हुए हैं। तो यही 10 लोग जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगार के रूप में जाने जाते हैं। छिपी बेरोजगारी क्या होता है, ये भी उसी का ही एक रूप रहता है साथियों। ठीक है, छिपी बेरोजगारी का भी इसी प्रकार का एक रूप होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की है, छिपी बेरोजगारी की है। तो छिपी बेरोजगारी ज्यादातर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। इसमें भी आवश्यकता नहीं होती है पर लोग फालतू में काम करते हैं साथियों। ठीक है, पर हमारे लिए जरूरी है संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर की दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है। तो पहली बात तो यही क्लियर कर लीजिए कि स्त्रियां सबसे ज्यादा कहाँ पे शिक्षित हैं यानी साक्षर हैं, तो केरल में है। केरल के बाद मिजोरम का नंबर आता है, हमारा जो पूर्वोत्तर का राज्य है मिजोरम, यानी प्रश्न का जवाब होगा आपका सी, राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए इन पांचों को याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आपका केरल आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर उसके बाद गोवा आता है, फिर उसके बाद त्रिपुरा आता है, फिर उसके बाद आपका नागालैंड जो है ये आता है साथियों। अगला, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कितने राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने 2019 में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, बस अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है बस। ठीक है, तो साथियों ऐसे 345 पार्टियां हैं जिन्हें हटाने की बात जो है चुनाव आयोग कर रहा है। तो सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग बहुत ज्यादा चर्चा में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर रजिस्टर्ड कराना है तो इसके लिए आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं। हाल ही में आप जानते हैं कि यहाँ पे एक ऐप लॉन्च किया गया है, जियो आई स्टेट ऐप। यह हमारा एनएसएसओ जिसे हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय कहते हैं, यह ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जियो आई स्टेटस। तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इसका अनावरण किया गया है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, ठीक है, ये काम साथियों किया गया है। भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गई है। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे 26 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला कहां पे रखी है, गाजियाबाद में, जो कि 30 मेगावाट का इसकी क्षमता होगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2027 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया साथियों। इसी की दिशा में ये काम सरकार कर रही है। अभी हाल ही में गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0 परियोजना की भी स्थापना की गई है। और इस परियोजना के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने 417 करोड़ रुपए व्यय करने की बात की है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर परियोजना की स्टार्टिंग कहाँ से की गई, तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से किया गया। बाकी ये तो आपको याद होगा क्योंकि भारत का पहला है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, 26 जून से 10 जुलाई 2025 के मध्य में काटा रागा मला एसाला महोत्सव, ठीक है, जो कटारा गामा एसाला महोत्सव 2025 है वो कहाँ मनाया गया। तो साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है क्योंकि ये श्रीलंका में मनाया गया है। तो ये हो जाएगा प्रश्न का हमारे सही जवाब यानी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दो त्योहार है, एक तो नारी शक्ति महोत्सव, यह अभी हाल ही में यूएई यानी दुबई में मनाया गया है। और हमारी जो महाभारत की द्रौपदी जी थी इनके चरित्र को जीवंत किया गया है और शास्त्रीय नृत्य किया गया है। तो ये जून 2025 में हुआ है नारी शक्ति महोत्सव 2025, ये दुबई में होता है। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। ठीक है, जबकि कटारागामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया है साथियों। ठीक है, यह उत्सव जो है वह भगवान स्कंद जिन्हें आप कार्तिकीय कहते हैं उनको समर्पित है। इस महोत्सव में हिंदू, बौद्ध और मुसलमान समुदाय के लोग शामिल होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। अभी जो जारी किया गया है रिपोर्ट पूछ रहा है कि भारत जो है इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पे है। तो साथियों विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक और इस बार के सूचकांक में भारत जो है वो 71वें स्थान पे है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। बात करेंगे ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के, तो जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने और इसमें जो है भारत 118 देशों में 71वें नंबर पे है। यह सूचकांक 3 आधारों पर जारी किया जाता है, ऊर्जा की सुरक्षा, उसकी स्थिरता और समावेशन या समानता। ठीक है, शीर्ष पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा की तरह से शीर्ष पर स्वीडन है, सेकंड पे फिनलैंड और तीसरे पर डेनमार्क देश आता है। जबकि इस सूचकांक में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यह सबसे अंतिम पायदान पे है
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के मामले में। तो चलिए भारत जो है वो 71वें स्थान पे है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब है, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो हाँ, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आंद्रेज प्लेंकोविच जो है क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो अब ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रोएशिया में भी प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं और भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो क्रोएशिया की यात्रा की है। तो कुछ ना हो तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की यात्रा तो कर ले रहे हैं, भले ही देश के अंदर जो है गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं है। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथियों, करेक्ट जवाब। ठीक है, अब देखिए क्रोएशिया में भी हाल ही में 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं क्रोएशिया में, और आप जानते हैं यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा थी साहिब, बहुत बड़ी बात है। क्रोएशिया की राजधानी आप जानते हैं जाग्रेब है, इसे भी थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। यात्रा के दौरान भारत और क्रोएशिया के मध्य में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच हैं, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में गए थे तो जाहिर सी बात है चर्चा में है। हाल ही में गोम्बोजॉब जैंड सतार निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी पीएम ने हाल ही में यात्रा किया था ना, तो इस वजह से ये चर्चा में है साथियों। और ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं जेंडसार साहब? तो ये मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे याद रखिएगा प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी पहला, मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं। इनका नंबर हमको नहीं याद हो रहा, लेकिन आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, गोम्बोजाब जेंडन सातर, जेंडन सातर, एक लोग को याद कर लेंगे काम बन जाएगा, गोम्बो जॉब याद कर लीजिए हो जाएगा। ठीक है, गोम्बो लग रहा है ना मंगोलिया वाला, गोम्बो मंगोलिया, अब तो याद ही हो जाएगा गोम्बो मंगोलिया, है ना। जबकि आंद्रे प्लेंकोविच क्रोएशिया के हैं, जबकि निकोस जो निकोस हैं क्रिस्टोडोलाइट्स या साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। ऐसे इनको कैसे याद किया जाएगा? निकोस साइप्रस, है ना, निकोस साइप्रस ऐसे याद रखिएगा, या क्रिस्टोलाइट्स है ना, लाइट्स है तो याद रखेंगे से साइप्रस। ठीक है, मिला जुला के हो जाएगा काम। अगला देखेंगे, हाल ही में विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऊर्जा का रिपोर्ट कौन जारी करता है? आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है साथियों। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, तो अभी इसका 10वां संस्करण था जिसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईई के द्वारा जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक ऊर्जा में कुल निवेश में लगभग में 3.3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थे साथियों। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट के अनुसार, तो वैश्विक ऊर्जा निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा या चीन देश का होने का अनुमान है। तो चाइना के पास जानते हैं कि वैश्विक ऊर्जा में निवेश का सबसे बड़ा चाइना के पास ही है ना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 में किया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में है साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? अच्छा, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट साथियों जारी किया गया। ठीक है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत को पूछ रहा है कौन सा रैंक प्राप्त किया गया। तो आप जानते हैं 148 देशों में भारत जो है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2025 भारत जो है 131वें स्थान पे था साथियों। सी हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे समझना होगा कि आखिर में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी किया है। रिपोर्ट में शीर्ष देश पे आइसलैंड नंबर 1 पे है, फिर फिनलैंड है, फिर उसके बाद नॉर्वे है। रिपोर्ट में भारत को अगर देखा जाएगा तो 148 देशों में 131वें देश पे है। और इस रिपोर्ट में क्या-क्या चीजें ध्यान में रखा जाता है महिलाओं को लेकर के कि आर्थिक भागीदारी उनकी कितनी है, शिक्षा में क्या मामला है, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है। तो ये चीजें चेक की जाती हैं, इन्हीं के आधार पर रैंक प्रदान किया जाता है साथियों। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय आप जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पे है, यानी 148वें पायदान पे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को ये लोग ज्यादा आगे नहीं आने देते। अगला, हाल ही में ईरान इजराइल युद्ध कब शुरू हुआ है? तो अभी जानते हैं, ये बवाल कर लिए हैं ये लोग, अलग का मतलब इनका अपना अलग का रोल चला है। तो पूछ रहा है भैया कि यह जो है युद्ध स्टार्ट कब हुआ है? तो आप जानते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत यानी ईरान इजराइल वाले आपस में, जी ठीक है, तो ये जो है साथियों 13 जून को, अभी ये चर्चा में थे, 13 जून को ये दोनों लोग आपस में भिड़ गए हैं। और ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये इजराइल ने स्टार्ट किया, आपको पता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे 13 जून 2025, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है,
13 जून 2025 को ईरान इजराइल युद्ध का आरंभ हुआ है साथियों। हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लाइन की शुरुआत इजराइल के द्वारा साथियों किया गया है। ऑपरेशन राइजिंग लाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर साथियों हमला करना। मोसादा या जो है इजराइल का खुफिया एजेंसी का नाम है, तो ये भी हमारे लिए जरूरी है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS में कुल कितने सदस्य हैं, मतलब इसमें कुल कितने सदस्य देश साथियों शामिल हैं। तो आप जानते हैं इसमें अगर देखेंगे तो आप लोग कुल 31 सदस्य देश साथियों शामिल है, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका बी राइट आंसर। ये सवाल थोड़ा सा नया है, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान में कुल 31 देश साथी शामिल हैं। इसकी स्थापना को लेकर के अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी इसके अध्यक्ष को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है श्रीनिवास जी को बनाया गया है 3 जून 2025 को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्री वी श्रीनिवास है, याद रखिएगा। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। सदस्य कितने हैं, 31। अब जानते हैं एनालेना बेरबॉक यह जो 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की अध्यक्ष हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, अगर आप पूरा फॉलो कर रहे होंगे तो आप इस सवाल को समझ सकते हैं। ठीक है, अगला, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों आप जानते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न का कौन सा, डी होगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों। ठीक है, अब कुछ दिवस की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया, जबकि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं हम लोग। 22 मार्च को विश्व जल दिवस कई बार चर्चा में आ चुका है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है, जबकि 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 4 से 10 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 28 फरवरी को भी मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 24 से 28 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया है, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 मनाया गया। 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए हुए हैं साथियों। अगला, द हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है। द हंग्री टाइड इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों। तो आप जानते हैं द हंग्री टाइड पुस्तक यह अमिताभ घोष की पुस्तक है, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, पहला होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है, कुछ पुस्तक की बात करेंगे। सुमन वाजपेयी की पुस्तक है द नागा स्टोरी, जबकि अमिताभ घोष की पुस्तक है द हंग्री टाइड। पाउलो कोएल्हो की पुस्तक है मकतूब। फिर सादिया फारूकी की पुस्तक है द पार्टीशन प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी की पुस्तक है नए भारत का सामवेद। महेश दत्त शर्मा की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ रूमी। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स यह बिल गेट्स की पुस्तक है। संभावना पंथ की पुस्तक है पुष्कर धामी हिमालय की जीवंत उष्मा। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा, संभावना पंथ की पुस्तक ये चर्चित है, पेपर में आ सकता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है ग्रंथि और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि वहां से मतलब स्त्रावित होने वाले हार्मोन। तो अगर आप याद रखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध अग्नाशय से किसी कीमत पे नहीं है, ये वृषण से होता है, यानी पुरुषों में आप जानते हैं वृषण के द्वारा उत्सर्जन होता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का उत्तेजक हार्मोन होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यही वाला आपका सही सुमेलित नहीं है साथियों। ठीक है, अब देखेंगे अगर जनन ग्रंथियां तो प्रोजेस्टेरॉन ये महिलाओं में उत्सर्जन होता है, जबकि पीयूष ग्रंथि हमारी वृद्धि हार्मोन निकालते हैं। अधिवृक्क से कार्टिसोल, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अग्न्याशय से जो लैंगिक की दुबिका होती है, यहाँ से इंसुलिन निकलता है। वृषण जो है यह टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करता है। ये सभी के सभी जो है एक प्रकार के हार्मोन्स हैं साथियों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इंसुलिन एक प्रकार का विटामिन है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा साथियों, इंसुलिन के बारे में ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन सॉरी विटामिन ही होता है। तो इंसुलिन की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, गलती होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा रहता है साथियों। अच्छा, विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन होगा। देखिए गलती हमसे भी हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमने यहाँ पे विटामिन लिखा है, तो प्रोटीन होता है इंसुलिन एक प्रकार का। ठीक है, इसे करिए गलत, तभी तो गलती हो जाती है। और इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है, ये बात तो सही है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। देखिए गलती नहीं होना चाहिए, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। एक बार आप गूगल करके भी इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 100% है कि यह प्रकार का प्रोटीन होता है साथियों। ठीक है, इंसुलिन की बात करेंगे। यह जो कह रहा कि अग्न्याशय की जो बीटा कोशिका है इसके द्वारा इसका स्त्रावण होता है, जो रुधिर में शर्करा का विनियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। इंसुलिन की अधिकता से रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है, यानी कम होने लगती है। यह एक प्रकार का, देखिए लिखा है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है,
यह एक प्रकार का क्या है साथियों, प्रोटीन होता है तथा यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ये भी सवाल कई बार पेपर में पूछा है कि इंसुलिन करता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें जस्ता नाम की धातु पाई जाती है। ऐसा भी सवाल पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या फिर हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल का घटक कौन सा नहीं होगा? अब जानते हैं क्लोरोफिल ये पर्णहरित होता है साथियों, और इसमें कैल्शियम का इसके कोई रिलेशनशिप नहीं है, जबकि कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन का संबंध यहाँ पे है साथियों। ठीक है। और आप जानते हैं मैग्नीशियम ये क्लोरोफिल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ही होता है साथियों, है ना। तो ए हो जाएगा आपका सही जवाब इस प्रश्न का राइट आंसर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा क्लोरोफिल को लेकर के। तो यह भी प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण, मतलब पत्तों के हरे रंग का कारण है, इसी के कारण पत्ते हरे होते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो गैस बाहर निकालते हैं। कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कई बार सवाल पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जवाब होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो ये तो आप जानते हैं, ये सब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो साइटोकाइनिन है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। डी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। अब हम पादप हार्मोन की बात करते हैं साथियों, तो ये 5 वर्ग होते हैं इसके, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन। तो ये जो 5 हैं इनको याद कर लीजिएगा, बार-बार पेपर में आते रहते हैं कौन सा पादप हार्मोन है, तो यही पांचों हैं, इनका नाम आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। कह रहा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। नहीं यार, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको होता है उसका मस्तिष्क डिस्टर्ब हो जाता है, गलत है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ये बात सही है कि जिसको डेंगू होता है शरीर में जोड़ों में पूरा दर्द होता है और प्लेटलेट्स के साथ कमी हो जाती है। तो ये वाला विकल्प आपका सही है, यानी केवल 2 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। बात करेंगे डेंगू रोग, तो कीट के काटने से यह होता है। इस ज्वर में हड्डियां और जोड़ों में पीड़ा और ज्वर होता है, पता है। यह एक प्रकार का वायरस के संक्रमण से होता है जिस पर मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलाया जाता है। तो ये भी क्लियर है। इस बीमारी में मानव में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस लोग, यह भी जो है एक विषाणु होता है जो कि फ्लेवियोविराइडी कुल का विषाणु होता है, यानी वायरस से ये भी फैलता है और इस रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस में मस्तिष्क जो है ये प्रभावित होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आप जानते हैं अंडमान निकोबार में यह पड़ता है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, क्योंकि ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर। अब देखिए अंडमान निकोबार में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बाटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक, ठीक है, मिडिल बटन द्वीप, फिर कैपबेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंपबेल ये वेल, फिर ग्लॉथिया राष्ट्रीय उद्यान, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसको लोग सोचते हैं ये यहाँ से क्या रिलेशन होगा और इसको जो है गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, आपने गलत करना, ध्यान रखना। अगला, पोर्ट ओ प्रिंस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? यानी जो पोर्ट ओ प्रिंस है वो कहाँ की राजधानी है? ठीक है, तो आप जानते हैं साथियों पोर्ट ओ प्रिंस यह जो देश हैती है इसकी राजधानी है। ठीक है, तो हैती देश की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ देश और उसकी राजधानी याद रखिएगा। निकारागुआ की राजधानी आप जानते हैं मानागुआ है, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस है, डेनमार्क की राजधानी क्या पड़ती है? नूक पड़ती है, बारबाडोसा की राजधानी ब्रिज टाउन, क्यूबा की राजधानी हवाना, ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज, ठीक है, बेलीज की राजधानी पड़ता है बेलमेपोन, होंडुरास की राजधानी पड़ता है तेगुसिगल्पा, फिर पनामा की पनामा सिटी, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन पड़ता है साथियों। ठीक है, याद रखेंगे पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति सॉरी आए थे, ये तो आपको पता ही होगा। तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसका मुख्यालय सॉरी राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट लॉरेन नदी के संदर्भ में सही है? तो यह नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है, तो सेंट लॉरेन नदी बहती है, बिल्कुल सही है। परिवहन की दृष्टि से यह विश्व की व्यस्ततम नदी है।
तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, यानी दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है साथियों, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी, तो परिवहन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। यह नदी ओंटेरियो झील से निकलती है जो कि उत्तरी अमेरिका की झील है, और उत्तर पूर्व में बहती हुई सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर में है वहां पे गिरती है। तो ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि सेंट लॉरेंस नदी किस महासागर में गिरता है, तो जब ऐसा पूछेगा तो सब गलत कर देंगे, क्योंकि अटलांटिक महासागर बहुत कम टीचर पढ़ाएंगे इसको, अटलांटिक महासागर में ये गिरता है साथियों। यह नदी विश्व का सबसे लंबा अंतः स्थलीय जलमार्ग बनाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। और यह नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। तो ऐसा सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो जवाब होगा सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। ओटावा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसे भी याद रखेंगे, और ओटावा नदी पर ही आपका नियाग्रा जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी साथियों जो है बना हुआ है, ठीक है। बात करेंगे ब्राजील का जो काराजास उच्च भूमि है, कारा के निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा खनिज पाया जाता है काराजास क्षेत्र में, और यह क्षेत्र साथियों ब्राजील का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे काराजास जो क्षेत्र है यह पारा के लिए फेमस है, ठीक है, लेड के लिए फेमस है साथियों, तो बी हो जाएगा प्रश्न का आपका सही जवाब, यानी राइट आंसर। ब्राजील में अगर हम बात करेंगे तो हेमेटाइट यहाँ पे ब्राजील का इटाबेरा और गिनास गिरास, ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, गिनास गिरास, ठीक है। जबकि पारा पारा की बात करेंगे तो काराजास उच्च भूमि की, जबकि मैग्नीज की बात करेंगे तो यह मैग्नीज का जो क्षेत्र है, यह मैग्नीज, हम बात करेंगे मैग्नीज को लेकर तो ये अमापा खान लाफाते यहाँ का एरिया है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो अमेजन नदी के मुहाने पर, यहाँ पे ये अमेजन नदी के मुहाने पर बॉक्साइट मिलता है जो कि ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा और प्लेटिनम की बात करेंगे तो गिनास गिरास ये भी ब्राजील का क्षेत्र है, वहां पे मिलता है। बिटुमिनस कोयला का क्षेत्र ये यहाँ का अमेजन बेसिन, तो ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि अमेजन बेसिन का जो मुहाना क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वो बॉक्साइट नाम का खनिज पाया जाता है। ये प्लस लेवल का क्वेश्चन है। प्लस लेवल का मतलब अगर एग्जामिनर बहुत ज्यादा पेपर में बझाना चाहता है तो ऐसा सवाल देगा कि अमेजन नदी घाटी का मुहाना किस खनिज के लिए फेमस है। ऐसा सवाल दिया भी है, पहले कई बार दिया जा चुका है, लेकिन ये इस एग्जाम में संभावती तो नहीं देना चाहिए, पर इस एग्जाम में तो ऐसे ऐसे सवाल देते हैं कि मैं तो क्या ही बताया, है ना। क्योंकि पेट का एग्जाम कराते हैं, ऐसा लग रहा है कि कौन सा एग्जाम करा रहे हैं साहब, है ना। बात करेंगे निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, यानी इनमें से किसको पहले दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जो मोरारजी देसाई जी थे भारत के जो छठे प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1977 से 79, दो ही समय के लिए थे, इनको भारत रत्न पुरस्कार जो है मिला हुआ है साथियों, तो मोरारजी देसाई को मिला है। इनमें से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 1991 में दिया गया था उस समय, ठीक है। भारत के छठे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई को सन 1991 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि पहली बार 1954 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि भारत रत्न पहली बार कब दिया गया था, तो जवाब होगा आपका 1954। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अगला, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, और आप तो 35 प्लस कर ही रहे होंगे मुझे पता है। यूएनओ का जो मुख्यालय साथियों यह न्यूयॉर्क में पड़ता है, तो प्रश्न का जवाब होगा आपका ए, यानी पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात करेंगे यूएनओ को लेकर के, तो आप जानते हैं कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। तो यूएनओ जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर न्यूयॉर्क में है, और इस समय इसके कुल 193 सदस्य देश हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसमें इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को किया गया है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की का मुख्यालय आप जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब तो आपको ये सब कुछ पता हो जाना चाहिए, है ना। आगे, आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था। अभी देखिए ये क्वेश्चन लगभग लोग छोड़ के आएंगे, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप भी छोड़ के आना, उसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। जो दुनिया नहीं करेगा उसको आप भी नहीं करना। तो 1983 में अब आप कर लेंगे, आगरा के किले को हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का ए, यानी पहला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए कुछ क्षेत्र ने यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे आगरा का लाल किला ये उत्तर प्रदेश में, आपको पता है 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लाया गया, लाल किला को 2007 में, जबकि सांची का स्तूप 1989 में, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 1986, ताजमहल को 1983 में, महाबोधि मंदिर को 2002 में, भीमबेटका की गुफा को 2003 में, चोल मंदिर को 1987 में, सूर्य मंदिर को यह जो है 1984 में मतलब शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, छालो लोक नृत्य। करा कि छालो लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है।
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़ से है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं छालो लोक नृत्य का संबंध ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का वह आपका कौन सा, पहला हो जाएगा साथियों, राइट आंसर। ठीक है, अन्य की बात करते हैं तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, हालांकि आपको तो अब याद ही हो चुका होगा कि मैंने बहुत सारा नृत्य आपको करवा दिया। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छालो, फिर धालो जो है ये गोवा का है, मणिपुर का निपा है, जबकि छत्तीसगढ़ में गौर मारिया है, केरल में कथकली और मोहिनी अट्टम ये वहां का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश में चरकुला, कथक और नौटंकी नृत्य मेन है, छत्तीसगढ़ में गौर और डंडा है, गुजरात में गरबा, डांडिया, रास और टिप्पणी है साथियों, राजस्थान का घूमर, कालबेलिया और छारी है, जबकि महाराष्ट्र में तमाशा मोस्ट इंपॉर्टेंट और लावड़ी है। ठीक है, ये सब आपको याद हो गया होगा। अगला है पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक के लेखक कौन है, अमर सेन, दादा भाई नौरोजी, कमला दास या फिर आर के नारायण, इसकी रचना किसने करी हुई है। तो साथियों आप जानते हैं जो किताब है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, यह जो है अमर सेन की पुस्तक है, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और पुस्तकों को लेकर के। तो अमर सेन की पुस्तक है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, ऑन इकोनॉमिक इन इक्विटी और रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो ये तीन किताब है जो कि अमर सेन जी की है। दादा भाई नौरोजी की किताब आप जानते हैं पॉवर्टी ऑफ इंडिया है। एडमिरल सुशील कुमार का पुस्तक है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा था वेटिंग फॉर ए वीजा, जबकि मुंशी प्रेमचंद्र जी का सेवा सदन और निर्मला, ये दोनों मतलब ये सेवा सदन ये तो उपन्यास है साथियों। ठीक है, निर्मला उपन्यास है इनकी, है ना, तो इनका जो है याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक के रूप में मान्यता मिली थी, यानी ओलंपिक खेल में टेबल टेनिस को कब जोड़ा गया था। तो आप जानते हैं साथियों कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है, यानी आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया गया था 1988 में, यानी 1988 के अंतर्गत टेबल टेनिस को भी ओलंपिक में शामिल किया गया। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आज हमने बहुत तेजी से बिना रुके बिना ज्यादा समय लिए आपको टेस्ट कराया और उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट में आपने 35 से ज्यादा सवाल किया होगा, अटेम्प्ट आपका सही हुआ होगा। अगर अभी भी आपका 35 से ज्यादा सवाल अब सही नहीं बन रहा है तो मेरे भाई मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पिछले जो वीडियो हमने 10th क्लास आपको करा दिया वो आप देखिए, उसका अच्छे से रिवीजन करिए ताकि पेपर में आप धुआं धुआं करके आइएगा। मैं 30 प्लस 35 प्लस चला रहा हूं पर आप देखना लगेगा कि आपको सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है ना। आप 15 सेट तक मेरे साथ जाओ, उसके बाद आपको लगेगा कि आप जो है 50 में 50 दबा के मार के आ रहे हो, एकदम करके आ रहे हो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो 50 में 50 भी मार के आओगे, है ना, कम नहीं मार के आओगे। भले ही मैं 35 प्लस आपको लिखा हुआ हूँ लेकिन मुझे उम्मीद है। बस थोड़ा सा ये बात याद रखना कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना तो खुद से साथियों यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना होगा, खुद से जब भी आप ऑप्शन टिक करना तो एक ही सवाल पूछना कि आपने वही जवाब क्यों चुना। जैसे मान लीजिए कि कोई सवाल था, यही सवाल है कि टेबल टेनिस को किस वर्ष ओलंपिक के रूप में मान्यता मिली, तो अगर डेट वाला सवाल आ जाएगा तब तो बहुत ज्यादा भाई पेचीदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन और भी चीजों में अगर आपको चुनना होगा, जैसे मैंने 1988 को ही चुना, ऐसा क्यों। तो अब यहाँ पे ओलंपिक के बारे में और बहुत सारी चीजें जो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया वहां से आपको समझना होगा। भारत जो है आप जानते हैं ओलंपिक में ये 1900 में शामिल होता है। तो आगे चल के और भी चीजें हम ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक का ये हमारा पहला सवाल है यहाँ पर। ठीक है, बाकी ऐसे हमने कई सारे सवाल आपको करा दिए हैं। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको समझना होगा कि मैं जो चुन रहा हूं कि वही ऑप्शन सही क्यों है, बाकी 3 गलत क्यों है। जब आप ऐसा सिलेक्ट करेंगे तो वह ऑप्शन अपने आप से ही हाईलाइट कर देगा कि भाई यही मैं ही सही हूँ, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ये होता है परीक्षा में थोड़ी समझदारी दिखाने का। बाकी गोला तो लोग भरने में कहते हैं कि हमसे गलतियां हो गई, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि सर ह्यूमन एरर हो गया। अरे कैसे एरर हो गया, ह्यूमन एरर नहीं होने दीजिए। ये 1 घंटे का पेपर बहुत ही कंसंट्रेट से देना होता है, बहुत ही आपको ध्यान से साथियों यहाँ पे इसको करना होता है। और जो ये 10 टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे यूट्यूब पे करा दिया गया, जिसका पीडीएफ भी साथियों आप सबके लिए बनवा दिया गया, यकीन मानिए उसमें मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उस प्राइस में मुझे कुछ ऐसा नहीं है भाई। आप ये जो प्राइस मैंने वहां पे रखी हुई है, याद मतलब यकीन मानिए कि वो सिर्फ प्रिंटेड, जो प्रिंट कर रहा है, जो किताब मोड में इसको बना रहा है, वही इसको दे रहा है साथियों। लगभग में आप ये मान के चलिएगा कि 160 पन्ना टाइपिंग हो चुका है। 160 पन्ने की 10 टेस्ट सीरीज जो है हमारी वो बन चुकी है। आज जाना इजिली 50 RS रुपए जो बहुत ज्यादा नहीं है, आप इनको पेड करना और आप ग्रुप को ज्वाइन करना। 10 के 10 टेस्ट है, आप पहले उन 10 को कर लेना और 3-4 दिन में आप उन 10 के 10 टेस्ट सीरीज को पूरा खत्म कर लेना। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये 11वां भी अभी आपको मैं भेज दूंगा, जो यहाँ पे 1-2 करेक्शन है उस करेक्शन को मैं सही करवा करके 11वां टेस्ट ही मैं यहाँ पे भेज दूंगा। इसके बाद टेस्ट 12 भी मैं आपको करवाऊंगा, फिर 13, 14, 15। अब तो मैं सोच रहा हूँ लगातार अभी जो आने वाला 9 दिन है पूरा लगातार इस पर काम करके आपको टेस्ट पूरा दिला दिया। ठीक है, तो
इतना आपको ध्यान रखना है साथियों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में। अभी के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, रिवीजन करना मत भूलिए साहब। जितना ही ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा ये आपके लिए फायदेमंद होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा और जो सब्जेक्ट है उस पर भी आप फोकस करते रहिएगा, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा कंप्लीट एक बार आप पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। ज्यादा समय नहीं है, 10 दिन है, लेकिन 10 दिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सिर्फ यही 10 पीडीएफ के जो हमने 500 सवाल करा दिए वही पढ़ के जाते हैं तो भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट होगा कमेंट करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।